आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर वेद प्रकाश। नमस्कार। आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और समालोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी कविता की विकास यात्रा पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि साहित्य का इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है और इसका महत्व क्या है। जी। राय साहब, आपने एक बहुत शिक्षार्थियों के लिए बहुत उचित प्रश्न रखा कि साहित्य का इतिहास क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। इतिहास एक आधुनिक अनुशासन है और अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो इतिहास होता है वो केवल राजनीतिक घटनाओं का ही होता है, बाकी किसी चीज़ का कोई इतिहास नहीं होता। और साहित्य का इतिहास तो होना लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं मानी जाती। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस तरह से राजनीति का इतिहास होता है, आर्थिक इतिहास होता है, सांस्कृतिक इतिहास होता है, उसी तरह से साहित्य का इतिहास भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और साहित्य के इतिहास का अर्थ ये होता है कि साहित्य जिन जिन परिस्थितियों में लिखा जा रहा है और उन परिस्थितियों के कारण साहित्य कैसे बदल रहा है, साहित्य का लिखे जाने का क्रम क्या है, और अगर बहुत सारे कवियों ने साहित्य लिखा है तो उनका आपसी वैशिष्ट्य क्या है, आपसी अंतर क्या है, उनकी अपनी अस्मिता क्या है, और अगर वे विभिन्न परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, विभिन्न जातियों में पैदा हुए हैं, उनका जेंडर क्या है, इन सब चीज़ों का उनकी कविता पर, उनके साहित्य पर क्या असर पड़ रहा है, ये पहचानना साहित्य के इतिहास का काम है। और साहित्य का अगर हमें वैज्ञानिक अध्ययन करना है, तार्किक अध्ययन करना है, तो बिना इस इतिहास को देखे हुए हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते। माने साहित्यकारों की कोई भीड़ नहीं है, बल्कि उनकी एक चेतना है और वो चेतना अपनी परिस्थितियों से निर्मित हो रही है। तो परिस्थितियों का जो पूरा आकलन होता है, जी, उसी परिप्रेक्ष्य में साहित्य को भी देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल शुक्ल जी ने इसके लिए एक बहुत बढ़िया वाक्य कहा है कि जो साहित्य होता है वो मनुष्य की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है ना। जो मनुष्य की अपनी चित्तवृत्तियां हैं, जो उसके भाव हैं, उनका प्रतिबिंब साहित्य है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो चित्तवृत्तियां हैं ये प्रभावित होती हैं हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों से, और साहित्य के इतिहास का ये काम है कि वो जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां हैं उनसे मेल दिखाता चले उन चित्तवृत्तियों का। तो ये जो हमारा भाव संसार है साहित्य के रूप में, उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है उससे क्रमिक संबंध बिठाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। जी, इसको हम और भी समझेंगे। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हिंदी कविता की जो विकास यात्रा रही है, जी उसका विभाजन कैसे किया गया और नामकरण कैसे किया जी गया। जी। दरअसल इसको कहा जाता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। मोटे रूप में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 3 चरणों में बांटा जाता है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन ये मोटा रूप है उसका। जैसे अभी आपने शुरू में हमारे शिक्षार्थियों को परिचय देते हुए बताया कि हिंदी साहित्य के का एक विशाल भंडार है, उसकी असंख्य प्रवृत्तियां भी हैं, उसमें इतने कवि हैं जिनको गिना जाना बहुत मुश्किल है। उन कवियों के माध्यम से पता नहीं किस किस समय की, किस किस तरह की उनकी मनोवृत्तियां अभिव्यक्त हो रही हैं। लेकिन जो विद्वान होता है या जो मनुष्य होता है, उसकी कोशिश होती है कि वो हर चीज़ को बांधता है अनुशासन में, और साहित्य का जो इतिहास है वो भी इस अगाधता को, इस विशालता को, इस असंख्यता को अपने भीतर बांधने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हम मोटे रूप में ये 3 हिस्से बताते हैं
हिंदी साहित्य के इतिहास के कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। दरअसल ये तो इतिहास की दृष्टि से हुआ, समय चरण के दृष्टि से हुआ, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन जब हम साहित्य का इतिहास लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो तीनों चरण हैं इनकी समय की अवधि क्या है। तो और किसी को मॉडल भी बनाते हैं कि हम किसके द्वारा बताया गया समय जो है उसको मान लें। तो इस मामले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा और उसमें जो काल विभाजन यानी समय सीमा बताई विभिन्न चरणों की, उसको ज़्यादातर विद्वानों ने मान लिया। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा बताई लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर, दरअसल ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय सीमा की जब हम बात करते हैं तो लगभग ही हो सकता है वो। तो उन्होंने लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का जो समय बताया है वो आदिकाल का बताया है। इसके बाद मध्यकाल की समय सीमा उन्होंने बताई 13वीं शताब्दी से लेकर और 1850 ईस्वी के आसपास तक का जो समय है उसको उन्होंने मध्यकाल बताया। इसके बाद आधुनिक काल, जिसको शुक्ल जी ने कहा कि वो गद्यकाल भी है क्योंकि उसमें गद्य का परिवर्तन होता है, जो गद्य की अनेक विधाएं हैं वो आधुनिक काल में उभरती हैं, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो ये जो आधुनिक काल है वो 1850 ईस्वी के आसपास शुरू होता है और वो आज तक लगभग चल रहा है लगातार। हालांकि बाद में उसके भी बहुत सारे हिस्से किए गए, लेकिन वो सब मिलाकर अभी भी आधुनिक काल ही कहा जा रहा है। अब हम वापस आदिकाल पर आते हैं। तो आदिकाल के भीतर बहुत सारी प्रवृत्तियां थीं और लगभग वो 300 वर्षों का समय है आदिकाल का। ये जो मध्यकाल है इसके भी दो हिस्से किए जाते हैं, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की जो समय सीमा है वो वही जो 13वीं शताब्दी है उसके आसपास से लेकर और 1650 सन ईस्वी, 1650 ईस्वी के आसपास तक का, या 1700 तक मान सकते हैं। फिर 1700 से लेके 1900 ईस्वी तक का समय, यानी जो ईस्वी और विक्रमी संवत में अंतर होता है 57 साल का। तो अगर हम सन की बात करें तब तो 1850 ईस्वी तक का समय रीतिकाल का है और उससे पहले जो भक्तिकाल का है जिसको पूर्व मध्यकाल कहा जा रहा है उसका समय 13वीं शताब्दी से लेके और 17वीं शताब्दी के आसपास तक का है। तो ये एक काल विभाजन और सन 1850 ईस्वी के बाद शुरू होता है हमारा आधुनिक काल। तो एक आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का मतलब भक्तिकाल जो 13वीं शताब्दी से लेके और 1650 ईस्वी तक का है, और उसके बाद 1850 तक का जो समय है वो रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। थोड़ा सा जटिल है मामला, लेकिन इसको एक बार अगर हम याद कर लेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये काल विभाजन है। इसके बाद नामकरण की समस्या है। साहित्य के इतिहास में नाम जो दिए जाते हैं वो अनेक तरह से दिए जाते हैं। जैसे समय के हिसाब से तो आदिकाल का मतलब होता है शुरुआती काल, प्रारंभिक काल। अब प्रारंभिक काल है चूंकि वो हिंदी साहित्य का, इसलिए उसे आदिकाल भी कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे ज़्यादा बल आदिकाल नाम पर दिया है, लेकिन इसके बहुत सारे और भी नाम हैं। जैसे इसे सिद्ध सामंत युग भी कहा जाता है, चारण युग भी कहा जाता है, बीज वपन काल भी कहा जाता है, प्रारंभिक काल भी कहा जाता है, वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ये सारे नाम आदिकाल के हैं। तो एक नाम तो हुआ प्रवृत्ति के हिसाब से, जैसे चारण काल कहा तो एक प्रवृत्ति है वो, वीरगाथा काल कहा तो एक प्रवृत्ति है वो, और एक नाम होता है कि शुरुआती युग, तो वो आदिकाल, यानी वो हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल है। फिर प्रवृत्ति के नाम से दूसरा नाम है भक्तिकाल, प्रवृत्ति के नाम से ही है रीतिकाल, और आधुनिकता की जो चेतना आई वो भी एक प्रवृत्ति है और उसके भीतर बहुत सारे अनेक युग हैं, जैसे भारतेंदु युग। क्योंकि आप देखेंगे कि आधुनिक काल में जैसे हिस्ट्री में, इतिहास में व्यक्तियों के, जैसे विक्टोरियन एज
हिस्ट्री में है, वैसे ही हमारे साहित्य के इतिहास के भीतर में भी व्यक्ति केंद्रित नाम होने लगे। जो बड़े व्यक्तित्व हुए साहित्य के क्षेत्र में, जैसे भारतेंदु, तो उसे भारतेंदु युग कहा जाने लगा, उनका एक पूरा मंडल था। इसी तरह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत काम किया हिंदी साहित्य के को बनाने में, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, तो द्विवेदी युग हो गया। इसके बाद फिर वापस हम प्रवृत्ति की तरफ जाते हैं, छायावाद आया, फिर प्रगतिवाद आया, फिर प्रयोगवाद आया, फिर नई कविता आई, फिर नई कविता के बाद अकविता नामक एक आंदोलन चला, फिर उसके बाद समकालीन कविता आई। तो ये पूरा एक ढांचा है जो हमारे सामने हिंदी साहित्य के इतिहास को खड़ा करता है। ये सारी चीज़ें, ये ढांचा हमारे सामने रहेगा तो एक एक हम क्रम से उस युग के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम आदिकाल को लेते हैं जी। और आदिकाल में बहुत सी धाराएं चलीं और जी। उसमें जो प्रवृत्तियां थीं वो भी कुछ विशिष्ट थीं, जी। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। दरअसल जो आदिकाल है वो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण काल है, और उसका कारण ये है कि आगे चलकर हिंदी साहित्य का जो इतिहास बना, या हिंदी साहित्य बना आगे चलकर, उस पर बड़ा गहरा प्रभाव इस आदिकाल का है। आदिकाल के भीतर अनेक धाराएं थीं, बड़ा विवादास्पद काल भी ये कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो इसके भीतर जितनी रचनाएं लिखी गई थीं वो सारी की सारी बहुत समय तक उपलब्ध नहीं हुई, तो इसका नाम कुछ ही रचनाओं के आधार पर रख दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे वीर गाथा काल कहते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि सबसे ज़्यादा कृतियाँ इसमें जो नोटिस लेने लायक हैं, महत्व देने लायक हैं, वो वीरता परक रचनाएं हैं। द्विवेदी जी ने उनका थोड़ा विरोध भी किया और कहा कि नहीं, इसमें और बहुत सारी श्रृंगार की रचनाएं भी हैं, धार्मिक साहित्य भी है। हालांकि शुक्ल जी धार्मिक साहित्य को साहित्यिक रचनाएं नहीं मानते थे। तो मोटे रूप में अगर हम आदिकाल को देखें तो इसके भीतर अनेक धाराओं का साहित्य है। जैसे इसमें जैन साहित्य भी लिखा जा रहा है, नाथ साहित्य भी लिखा जा रहा है और सिद्ध साहित्य भी लिखा जा रहा है। और यहाँ विद्यार्थियों को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये जो जैन साहित्य है, आगे चलकर इसका बड़ा गहरा असर भक्तिकाल में जो राम काव्य है उस पर पड़ा, इसके साथ साथ जो सूफी साहित्य है उस पर भी पड़ा। इसी तरह से जो नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य है इस आदिकाल के भीतर जो लिखा जा रहा था, उसका बड़ा गहरा असर निर्गुण संप्रदाय जो आगे चलकर भक्तिकाल में आया। फिर इसमें कुछ ऐसे कवि हैं जैसे अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। अमीर खुसरो के यहाँ जो खड़ी बोली का रूप है आगे चलकर जो बड़ा उभरा आधुनिक काल में, वो अमीर खुसरो के यहाँ हमें यहाँ स्पष्ट रूप से उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ जो लिखी गई और वो लोकप्रिय बहुत हैं समाज में, तो वहाँ हम ये पाएंगे आश्चर्यजनक ढंग से कि कितना पहले अमीर खुसरो उस खड़ी बोली का इस्तेमाल अपनी कविताओं में कर रहे थे। विद्यापति की पदावली है, उसमें श्रृंगार बहुत है, इसके साथ साथ भक्ति भी है, इसके साथ साथ वो अपभ्रंश में भी लिख रहे थे, नीति काव्य भी काफी और नीति काव्य भी लिख रहे थे। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, एक सिद्ध साहित्य की, नाथ साहित्य की, जैन साहित्य की, और इसके साथ साथ जो बाकी का साहित्य है विद्यापति का और अमीर खुसरो का, ये कुल मिला के ऐसा साहित्य है जिसमें धार्मिक प्रचार का साहित्य भी है, जिसमें लोक का मनोरंजन करने वाला साहित्य भी है, जिसमें श्रृंगार और भक्ति का भी है और नीति का भी है। आगे चलकर इन प्रवृत्तियों को हम बहुत तेजी से उभरता हुआ पाएंगे भक्ति काल में। और काव्य रूपों की दृष्टि से अगर देखें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ प्रबंध काव्य भी लिखे जा रहे हैं आदिकाल में, यहाँ गीत भी लिखे जा रहे हैं, चर्या गीत लिखे जा रहे हैं, यहाँ पर मुक्तक बहुत लिखे जा रहे हैं जिनका बड़ा गहरा असर रीतिकाल तक रहा, बिहारी तक रहा। इसके साथ साथ यहाँ अपभ्रंश भाषा है जो हिंदी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पदावली है विद्यापति की, यानी गेय पद हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका परिचय बिना आदिकाल को आप पढ़े प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो सारी प्रवृत्तियां आदिकाल में दिखाई पड़ती हैं जो आगे चलकर हमारे भक्तिकाल में स्पष्ट होती हैं। इसमें अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि भक्तिकाल का उदय क्यों हुआ, क्योंकि उस आधार को अगर बच्चे समझते हैं जी, तो वो भक्तिकाल आंदोलन क्यों चला उसे भी समझ पाएंगे। देखिए,
भक्तिकाल के उभरने की जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर बड़ा विवाद है विद्वानों के बीच में। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि विदेशी आक्रमण भारत पर हो रहे थे और शुक्ल जी ने जैसे उल्लेख किया है कि जब इस्लाम की सत्ता भारत पर स्थापित हो चुकी तो लोग निराश हुए और उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया कि वो भक्ति की ओर उन्मुख हो जाएं। तो भक्ति के उद्भव का एक बहुत बड़ा कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि जो जनता है भारत की वो निराश हुई और भक्ति की तरफ मुड़ गई आक्रमणों के कारण और इस्लाम के साम्राज्य के स्थापित हो जाने के कारण। लेकिन दूसरे भी विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि जैसे आचार्य हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा कि नहीं, एक परंपरा भी चली आ रही थी भक्ति की। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो आदिकाल है उसके भीतर भक्ति की प्रवृत्तियां भी विद्यमान हैं और इसीलिए ये कहा गया कि वो बिजली की तरह नहीं चमकी है भक्ति अचानक, बल्कि वो धीरे धीरे विकसित होकर कुछ परिस्थितियां ऐसी आर्थिक तैयार हुई भक्ति काल में आकर। आर्थिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियन जिनमें इरफान हबीब हैं वो भी ये कहते हैं कि भक्ति काल के समय में ऐसी आर्थिक परिस्थितियां तैयार हो चुकी हैं जिनके कारण लोग धर्म में भी अपने अधिकारों की मांग करने लगे। इसीलिए आप ये पाएंगे कि भक्ति का जो उद्भव होता है वो सगुण से नहीं होता, वो निर्गुण से होता है। और आप ये देखेंगे कि जो निर्गुण भक्त थे जितने, जिनमें कबीर हैं प्रमुख, जिसमें धन्ना हैं, सेन हैं, पीपा हैं, हाँ, गुरु नानक हैं, इन सब में से सुंदरदास हैं, दादू दयाल हैं, रैदास हैं, ये जितने भी नाम हैं इनमें से कुछ लोगों को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर तथाकथित अवर्ण जातियों से हैं और श्रम करने वाले हैं। तो ये जो श्रमिक वर्ग है ये अब ये चाहता है कि हमें भक्ति में भी अधिकार मिले और ये प्रेरणा कहां से लेते हैं? सिद्धों और नाथों से। इनसे इसमें जो भक्ति काल में धाराएं चली वो अलग अलग कौन कौन सी धाराएं जी हैं? मुख्य रूप से जो आरंभ होता है भक्ति का वो निर्गुण धारा से होता है। मोटे रूप में भक्ति काल की दो धाराएं हैं, एक निर्गुण एक सगुण। और निर्गुण धारा के भीतर भी दो तरह की प्रवृत्तियां हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा जिसको कहा जाता है जिसका प्रतिनिधित्व कबीर करते हैं, दूसरा प्रेम मार्गी शाखा कहा जाता है जिसका प्रतिनिधित्व जायसी करते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। इसी तरह से सगुण धारा जो है उसके भी दो भीतरी धाराएं हैं उसकी, एक राम मार्गी धारा और दूसरी कृष्ण मार्गी धारा। अब ये मोटे रूप में निर्गुण और सगुण का अंतर है। इसकी इन धाराओं की कुछ कुछ विशेषताएं इसमें बताएं कि कौन कौन सी मुख्य प्रवृत्तियां थी? दरअसल निर्गुण धारा जो है वो ईश्वर के निर्गुण रूप को मानती है, यानी वो निराकार है, वो अलग है, वो निरंजन है और उसी निर्गुण भाव से वो उसकी उपासना करती है। जैसे वो अवतार और लीला को नहीं मानती, जबकि सगुण में अवतार और लीला को, सगुण धारा में आप ये देखेंगे कि राम और कृष्ण अवतार लेते हैं और मनुष्य के रूप में लीलाएं करते हैं। तुलसीदास और सूरदास के यहाँ दोनों के आप ये पाएंगे। लेकिन जो निर्गुण धारा है उसके यहाँ ब्रह्म जो है वो अवतार नहीं लेता, वो निर्गुण है, वो दिखलाई नहीं देता, वो एक अनुभव की चीज़ है, वो ज्ञान की चीज़ है, इसीलिए उसको ज्ञान मार्गी कहा जाता है। तो कबीर आदि ने ये बल दिया कि जिस राम की हम उपासना कर रहे हैं वो दशरथ के पुत्र नहीं है, वो आंतरिक अनुभूति की वस्तु हैं और उन्होंने उसी आधार पर मुक्तक लिखे। इसीलिए आप ये देखेंगे कि उनके यहाँ प्रबंध काव्य भी नहीं मिलेंगे उनके यहाँ, क्योंकि वो कथा में विश्वास नहीं करते तो वो मुक्तक लिखते हैं। और जायसी में फिर परिवर्तन, जायसी में ज्यादा बल दिया गया प्रेम पर। इसका कारण ये था कि ईरान से बहुत सारे सूफी संप्रदाय भारत में आए और आप ये जानते हैं कि सूफियों के यहाँ एक अलौकिक प्रेम पर बहुत बल दिया जाता है।
तो जायसी आदि सूफी, उनके पूर्वज जो थे सूफी, वो जब भारत में आए तो उन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये की कि उन्होंने कथाएं तो उठाई, भारत की ऐतिहासिक कथाएं। जैसे सबसे बड़ा काव्य माना जाता है सूफी काव्य के अंतर्गत, वो है पद्मावत। और पद्मावत में आप ये देखेंगे कि वहाँ रत्नसेन और पद्मावती की कथा है। तो जायसी का अंतर कबीर से भी है और सगुण से भी है। हालांकि वो आते निर्गुण में ही है, क्योंकि इस्लाम के भीतर सगुण की कोई स्थिति नहीं होती, लेकिन तब भी उन्होंने एक बहुत बड़ा अंतर ये किया कबीर आदि से कि एक तो उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा, दूसरा प्रेम पर बहुत बल दिया, और कथाएं जो ली प्रेम के लिए, वो भारत की जो ऐतिहासिक कथाएं थी या जो प्रचलित कथाएं थी, उनको उनके भीतर अपने विचारधारा को भरने का प्रयास किया, और अलौकिक प्रेम की व्यंजना उन्होंने अपने इस काव्य में की। उसमें फिर राम काव्य और कृष्ण काव्य जी, वो अलग धाराएं, उसमें क्या अलग रहा? दरअसल राम काव्य और कृष्ण काव्य में सबसे पहली चीज तो यही है कि वो सगुण पर बहुत बल देता है। उसका कारण ये था कि तुलसीदास को और सूरदास को भी शायद ये लगता था कि जो निर्गुण है वो कहीं आधार नहीं दे पाएगा सामान्य लोगों को। शुक्ल जी ने भी ये उल्लेख किया है कि कबीर आदि बड़े प्रतिभाशाली कवि तो थे, लेकिन एक काम वो ये कर रहे थे कि उनके यहाँ विरोध ज्यादा था और समाज के लिए कोई ऐसा आदर्श व्यवस्था वो नहीं दे पा रहे थे। तो तुलसीदास आदि ने एक तो जो सामान्य जन है उसको भक्ति का आधार सगुण के रूप में दिया, कि सामने एक रूप होगा तो भक्ति करना ज्यादा आसान होगा। इसके साथ साथ उन्होंने समाज का जो आदर्श होता है परिवार का, उसको स्थापित कविता के भीतर किया कि आदर्श पति कैसा हो, राम जैसा हो, आदर्श पत्नी कैसी हो, सीता जैसी हो, भाई कैसा हो, लक्ष्मण जैसा हो। तो एक पूरा एक लोक मंगलकारी ढांचा तुलसीदास आदि ने खड़ा किया, और इसीलिए उनके यहाँ जो राम है, राम को उन्होंने बदल दिया पुराने राम से, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवधारणा उनके यहाँ। तो एक समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करना था, और इसीलिए उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा। और तुलसीदास की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि वो प्रबंध काव्य भी लिखते हैं, मुक्तक भी लिखते हैं, ब्रज में भी लिखते हैं, अवधि में भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, अवधि का बहुत तत्सम वाला रूप भी लिखते हैं, और ठेठ देशी रूप भी लिखते हैं। तो ये जो राम काव्य है भक्तिकाल के भीतर, वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके यहाँ अनेक काव्य रूप, अनेक भाषाएं, और इसके साथ साथ एक आदर्श ढांचा आपको मिलेगा। और कृष्ण काव्य जो आया जी, वो दूसरा रूप था। कृष्ण काव्य के यहाँ लोक रंजनकारी रूप बहुत था। जैसे दरअसल ये राम का और कृष्ण के चरित्र का ही अंतर है बहुत बड़ा, कि राम जो हैं वो आदर्शों में बंधे हुए हैं, कृष्ण छूट लेते हैं और जनता का रंजन करने वाले हैं वो। तो इसलिए, और इसके साथ साथ जैसे राम काव्य के यहाँ दास्य भाव की भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कृष्ण काव्य के यहाँ आप ये पाएंगे कि वल्लभाचार्य ने ये स्थापना की कि जो सख्य रूप है कृष्ण का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मित्र का भाव, मित्र का भाव। तो समाज को जिन जिन चीजों की जरूरत थी उन चीजों की स्थापना करते जा रहे हैं ये भक्त कवि, और एक पूरा ढांचा निर्मित करते हैं। इसीलिए इस काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि इसके यहाँ सख्य भी मिलेगा, दास्य भी मिलेगा, वात्सल्य की कविता तो सबसे ज्यादा कृष्ण काव्य के भीतर हुई, सूरदास ने, है ना। कृष्ण के बाल रूप के जैसे अद्भुत चित्र, ये बहुत सारे आलोचक ये मानते हैं कि वात्सल्य का जैसा चित्रण सूरदास ने किया है कविता के भीतर, वो संसार के किसी कवि ने नहीं किया। हमें गर्व करने लायक है हमारे लिए बात कि हमारे कवि ऐसी रचना कर रहे हैं जो संसार में किसी ने नहीं की। और शुक्ल जी ने तो ये कहा कि श्रृंगार का और वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं सूरदास। अब आप ये कल्पना कीजिए, जिन सूरदास के बारे में ये कहा जाता है कि वो देख नहीं सकते थे, ये प्रेरणादायी चीज भी है कि देख नहीं सकते, लेकिन चित्र सबसे ज्यादा आपको सूरदास के यहाँ, चित्र बनाने का काम सूरदास सबसे ज्यादा, गाए बहुत जाते हैं, लोकप्रिय बहुत हैं सूरदास। तो वात्सल्य और श्रृंगार के जैसे चित्र सूरदास ने दिए, वैसे किसी दूसरे कवि ने नहीं दिए। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि जी। इसमें थोड़ी सी बातचीत हम रीति काल पे कर लेते हैं जी, कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ और कौन कौन सी धाराएं आई उसमें। दरअसल
अगर सीधे सीधे कहा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि रीतिकाल भक्तिकाल की ही कुछ प्रवृत्तियों का विकास ऊपर ऊपर से दिखलाई पड़ता है। जैसे वीरता की भावना है वो रीतिकाल में विकसित हुई, इसके साथ साथ श्रृंगार रीतिकाल में विकसित हुआ, इसके साथ साथ जो नीति के दोहे हैं वो रीतिकाल में विकसित हुए और पहले से सब चीज़ें लिखी जा रही हैं। लेकिन रीतिकाल में और भक्तिकाल में बहुत बड़ा गहरा अंतर ये है कि रीतिकाल लौकिक काव्य के ज़्यादा नज़दीक जा रहा है। हम धीरे धीरे जैसे आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो हम लौकिकता की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। रीतिकाल में सबसे प्रधान प्रवृत्ति है श्रृंगार की और वो श्रृंगारिकता टिकी हुई है लौकिकता पर, माने वहां जो नायक नायिका हैं वो सामान्य लोग हैं। तो रीतिकाल, दरअसल रीतिकाल का जो नामकरण है वो इस आधार पर हुआ कि एक रीति पर चल रहे हैं ये कवि रीतिकाल के, और वो रीति कौन सी है? वो संस्कृत काव्य शास्त्र की है कि राजाओं को कविता की शिक्षा देनी है। आप ये पाएंगे कि रीतिकाल के ज़्यादातर जो कवि हैं वो आश्रयदाताओं के अंतर्गत रह रहे हैं और उनके मनोरंजन के लिए कविता लिख रहे हैं। तो जब मनोरंजन करना है तो संस्कृत काव्यशास्त्र से प्रेरणा लेनी होगी, इसीलिए इस काल को हम रीतिकाल भी कहते हैं। लेकिन इस काल के भीतर दरअसल इसकी धाराएं बहुत हैं। एक कहा जाता है, मुख्य रूप से इस काल की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं लेकिन मोटे रूप में 3। रीतिबद्ध का मतलब है जो संस्कृत के उस ढांचे में लक्षण उदाहरण देने वाली पद्धति में बंधा हुआ है। रीति सिद्ध का मतलब है उस ढांचे को जानता तो है लेकिन उदाहरण के रूप में कविता, और ये घनानंद आलम, बोधा ठाकुर आदि हैं, ये रीति मुक्त हैं जो स्वतंत्र चेतना से कविता लिख रहे हैं। तो रीतिकाल जो है वहां मुक्तक सबसे ज्यादा लिखे जा रहे हैं, श्रृंगार सबसे ज्यादा है, आलंकारिकता बहुत है, इसीलिए इसको कला काल भी कहा जाता है, श्रृंगार काल भी कहा जाता है। और ब्रज भाषा का उत्कर्ष बहुत हमें रीतिकाल में मिलता है। ब्रज भाषा की दृष्टि से रीतिकाल एक उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो ये रीतिकाल प्रेम और श्रृंगार का उदात्त रूप, प्रेम और श्रृंगार का एक रूप यहाँ समाज का मिलता है। और भाषा भी बहुत ही प्रगाढ़, भाषा में कला बहुत है, बारीकी बहुत है, माने अनुभवों का चित्रण बहुत है मनुष्य के कि वो किस तरह का आचरण कर रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है, इसका चित्रण। नायिका भेद बहुत हैं, नायक भेद इनके यहाँ बहुत हैं। तो जो नायक और नायिका से संबंधित विविध पक्ष हैं वो आपको रीतिकाल में व्यापक रूप में मिलेंगे। तो इस तरह से हिंदी काव्य की विकास यात्रा के अंतर्गत हमने 3 कालखंडों को अभी देखा, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। अब हम दूसरे भाग में आधुनिक काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।